सो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कृषि पद्धतियों के बारे में, जिसमें हमने 3 स्टेप्स पूरे कर लिए थे, यानी मिट्टी को तैयार करना, बुआई और खाद और उर्वरक के बारे में पढ़ लिया था। तो अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में बाकी के स्टेप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, 4th स्टेप यानी सिंचाई के बारे में। तो सिंचाई होता क्या है? सिंचाई मतलब निश्चित अंतराल पर खेत में जल देने को क्या बोलते हैं? सिंचाई। इजी भाषा में कहें तो पौधों को, फसलों को पानी देने को हम क्या बोलते हैं? सिंचाई बोलते हैं। तो ये जो पानी हम फसलों को देंगे ये कहाँ से आएगा? या तो कुओं से आएगा, आसपास के जल कूपों से आएगा, तालाब से आएगा, झील से आएगा, नदियों से आएगा, बांध से आएगा, नहर से आएगा, यानी कि उसके आसपास इनमें से जो भी स्रोत होगा वहाँ से वो किसान उस पानी को लेकर आएंगे और उस पानी को कहाँ तक पहुँचाएंगे? फसलों तक पहुँचाएंगे। तो पारंपरिक तरीके यानी कि पहले क्या होता था? पहले सिंचाई किसके द्वारा होती थी? मोट के द्वारा, चेन पंप के द्वारा, ढेकली, रहट, इन सब के चित्र भी मैंने आपको भेजे थे। इसके द्वारा जो है पौधे, फसलों में पानी डाला जाता था। ये देखिए, ये मैं चित्र आपको भेजे भी थे, एक बार फिर से देख लीजिए। ये मोट है, इसके द्वारा फसलों में पानी डाला, यानी कुएं में से घड़े में पानी निकाल के फिर फसलों में दे रहा है। ये चेन पंप के द्वारा है, इसमें क्या किया उन्होंने? चेन पंप लगा दिया और डायरेक्ट पानी जो है वो फसलों में जा रहा है। फिर ढेकली हो गया और उसके बाद लास्ट हो गया रहट, यानी कि बैलों का इस्तेमाल करके फिर पंप करके पानी को फसलों में भेजा जा रहा है। ये तो हो गए पारंपरिक तरीके, यानी पहले के ज़माने में ऐसे तरीके यूज़ किए जाते थे, या अभी भी वो किसान ऐसे तरीके यूज़ करते हैं जहाँ पे वो छोटे एरिया में उनको फसलें उगानी हो। अब आते हैं आधुनिक तरीके क्या है। आधुनिक मतलब आज के दौर में क्या तरीके इस्तेमाल होते हैं, और आज के दौर में ऐसे तरीके इस्तेमाल होते हैं ताकि पानी कम से कम इस्तेमाल हो और पौधों को अच्छे से पानी मिल भी जाए। तो अब दोनों ऐसे तरीकों के बारे में हम पढ़ेंगे जिससे पौधों को पानी की कमी भी ना हो और पानी ज़्यादा वेस्ट भी ना हो। सबसे पहला तरीका है वो है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र में नलों के ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। आजकल तो आपने ये पार्क्स में भी देखे होंगे, पार्क्स में जगह जगह पर गोल गोल नोजल लगे होते हैं और उसमें से पानी जो है वो छिड़कता है, बारिश की जैसे जगह जगह पे गिर जाता है। इससे क्या होगा? पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, बहेगा नहीं। दूसरा होता है ड्रिप तंत्र। ड्रिप मतलब होता है ड्रॉप। ड्रिप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रॉप। ड्रॉप मतलब बूंद। तो ड्रिप तंत्र में क्या होता है? इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों पर गिरता है, क्योंकि पौधे जो हैं वो पानी जड़ों से ही प्राप्त करते हैं। तो आप उसको पत्तियों पे डालो, किसी पे भी डालो, लेकिन अगर उसको पानी चाहिए होगा तो वो अपनी जड़ों से ही इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम ऐसा कुछ सिस्टम बना दें कि पौधे बूंद बूंद करके सीधा जड़ों पे ही गिरता रहे, इससे क्या होगा? पानी की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। इससे जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता, यानी कि वेस्ट नहीं होता। तो इनका इस्तेमाल ज़्यादातर वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे पानी बहुत कमी हो या पानी बहुत मुश्किल से मिलता हो। ये देखिए, ये है छिड़काव तंत्र। आप देख रहे हैं ऐसे लाइन से इन्होंने नोजल वाले ऐसे घूमने वाले नल लगा दिए हैं जिसमें से पानी जो है वो बारिश की तरह छिड़क के पूरी फसलों तक पहुंचा दिया जाता है। ये कौन सा है? छिड़काव तंत्र। और ये है सेकंड वाला ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में देखिए लाइन से पाइप्स बिछा दिए गए हैं और फसलों की जड़ों तक, और ये सारे पाइप्स में धीरे धीरे करके पानी जो है वो बूंद बूंद करके नीचे आता रहता है। ये देखो, ये देखिए, ऐसे करके हर फसल के साथ जो है इन्होंने ऐसे पाइपलाइंस बिछा दी हैं और इससे ये देखिए क्लोजअप देखिए, इससे पानी जो है ऐसे बूंद बूंद करके सीधा उनकी जड़ों तक पहुंच जाता है। तो ये था हमारा सिंचाई, यानी कि पौधों में पानी कैसे हम देते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी सुरक्षा की। सुरक्षा मतलब कि अब हम किससे उसकी सुरक्षा करेंगे? उससे कीड़ों से सुरक्षा करेंगे, उसमें कीट ना लग जाए, जानवर उसे ना खा जाए। और इससे भी ज़रूरी जो सुरक्षा उसको चाहिए होती है वो होती है खरपतवार से सुरक्षा। आपको पता है खरपतवार क्या होते हैं? खरपतवार खेत में कई अवांछित पौधे का मतलब होता है अनचाहे
अवांछित, अनचाहे, यानी वो पौधे जो हमें नहीं चाहिए, जो हमने नहीं उगाए थे, फिर भी हमारी फसल के साथ उग गए हैं। अब ये कैसे नुकसान देंगे आपकी फसल को? आप कहोगे वो भी तो पौधे ही हैं। असल में जब आप कोई फसल उगा रहे हो, उसके साथ कोई और पौधे उग रहे हैं, तो वो उनका भोजन भी तो ले लेंगे, वो उनका पानी भी ले लेंगे, वो उनकी ऊर्जा भी ले लेंगे। तो ये सारे पौधे हमें नहीं चाहिए होते, क्योंकि इससे हमारी फसल को पोषक तत्व पूरे नहीं मिल पाते। ऐसे ही पौधों को हम क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं। तो खेत में, ये इसकी डेफिनेशन है, खेत में कई अवांछित या अनचाहे पौधे प्राकृतिक रूप से यानी अपने आप फसल के साथ उग जाते हैं और इन्हीं पौधों को खरपतवार कहते हैं। यह क्या करेंगे? यह जल, पोषक तत्व, जगह, सब कुछ चाहिए इनको, और इसके लिए हमारी फसल को उनके साथ स्पर्धा यानी लड़ाई करनी पड़ेगी। और अगर फसलों को अच्छे से ये नहीं मिला तो ये उनकी वृद्धि पर, ग्रोथ पर प्रभाव डालेंगे, हमारी फसल अच्छे से नहीं उग पाएगी। अब हमने सब कुछ कर लिया है, पौधे अच्छे से उग गए हैं, हमने उसकी खरपतवार से भी सुरक्षा कर ली, हमने टाइम टू टाइम उसको पानी भी दे दिया। अब जब फसल उग जाती है तब हम उसमें से खरपतवार, जब उसमें से सुरक्षा करनी है हमें, तो हमें कैसे सुरक्षा करनी है? तो खरपतवार से सुरक्षा के लिए हम निराई करते हैं। निराई का मतलब है खरपतवार हटाने को हम क्या बोलेंगे? निराई। निराई के 3 तरीके हैं, 3 तरीकों से हम उन खरपतवार से सुरक्षा कर सकते हैं। सबसे पहला है, फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। तो जो हमने सबसे पहला स्टेप पढ़ा था, जिसमें हमने बोला था जुताई होनी चाहिए, यानी खेत को पहले जोतना पड़ेगा, उस मिट्टी को ढीला पोला करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप तो हम वहीं कर लेते हैं। जब हम मिट्टी को ढीला करेंगे तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे जो भी अनचाहे पौधे होंगे उनको भी उखाड़ फेंकेंगे, तो वही तो खरपतवार से सुरक्षा हो गई। सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे? ये तो स्टार्टिंग में हो गया। सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे? खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। अब खरपतवार फिर भी उग रहे हैं, थोड़े बहुत फिर भी उग जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? उनको हाथ से हटा देंगे। हाथ से हटाएंगे और कौन सा औजार यूज़ करेंगे? खुरपी का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा है, अब हाथ से भी हटाने अगर पॉसिबल नहीं है, यानी आपके पास बहुत बड़ा एरिया है खेती के लिए और एक एक फसल को, एक एक पौधे को आप हाथ से तो नहीं हटा सकते हो, तो अब हम क्या करेंगे? क्या उपयोग कर सकते हैं? रसायनों यानी केमिकल का उपयोग भी कर सकते हैं। और ऐसे केमिकल्स को हम कहते हैं खरपतवार नाशी, जो खरपतवार को ख़त्म कर दें। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे कर दिया जाता है और इसका उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। क्यों सावधानी पूर्वक करना चाहिए? क्योंकि आखिरकार ये है तो केमिकल्स ही। केमिकल्स जब आप, रसायन जब आप पौधों में डालोगे, वही पौधे फिर आप खाओगे, तो वही रसायन आपके पेट में भी जाएंगे और आपको नुकसान करेंगे। इसलिए इनका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए, ज़रूरत हो तभी करना चाहिए। तो ये हो गया, हमारी खरपतवार से सुरक्षा भी हो गई। अब खरपतवार से सुरक्षा के बाद फसल अच्छे से उग जाएगी। अब हम उसकी क्या करेंगे? कटाई करेंगे। तो फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है? कटाई। तो कटाई के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? सबसे जो पहले के ज़माने में किसान यूज़ करते थे और अभी भी कुछ यूज़ करते हैं, वो है दराती। दराती से उसको काट लेते हैं हम फसल को। और अगर बहुत बड़ा एरिया है आपका फसल का, तो आप दराती से इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप आजकल का ये जो आधुनिक तरीका है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नाम है हार्वेस्टर। क्या नाम है इसका? हार्वेस्टर। हार्वेस्टर एक ट्रक जैसा होता है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हार्वेस्टर है, ट्रक जैसा होता है, इसके पीछे से मशीन लगी होती है जो जैसे जैसे चलता रहता है, ये देखो सारी फसल वो समेटता रहता है और उसको ऐसे हटाता रहता है। ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है ऐसे किसानों के लिए जिनके पास बहुत बड़ा क्षेत्र हो फसल काटने का। फिर आता है आपका थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब अब जो आपने फसल काट ली है, काटी गई फसल में से आपको बीजों को, दानों को अलग करना पड़ेगा और भूसे को अलग करने पड़ेगा। यानी कि जो, जैसे कि आपने चावल की फसल उगाई है, तो चावल की फसल उगाई है तो भूसे को अलग करना है, चावल के दाने को अलग करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम आजकल औजार जो यूज़ करते हैं वो करते हैं कंबाइन मशीन। कंबाइन मशीन क्या करती है? कटाई भी कर देती है और थ्रेशिंग भी कर देती है, एक साथ काम कर देती है, इसलिए इसको बोलते हैं कंबाइन। यानी हार्वेस्टर का भी काम कर देगी, आपकी फसल भी काट देगी और बीजों को भी अलग कर देगी। आप देखो इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे। ये देखिए, ये देखो,
काटे भी जा रही है वो फसल और फटाफट से ये काम करती है और साथ साथ ये दाने भी अंदर इकट्ठे करती रहती है। फिर है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? छोटे खेत वाले अनाज के दानों को फटक फटक कर अलग करते हैं, इसी को हम बोलते हैं विनोइंग। ये तो आपने लास्ट क्लास में, छठी क्लास में पढ़ा ही था कि जो भी भूसे से अगर मुझे उन दानों को अलग करना है तो उनको क्या करते हैं, ज़मीन पर फटकते हैं जिससे कि वो दाने अलग हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को विनोइंग बोलते हैं। फिर लास्ट स्टेप अब हमारा आ जाता है भंडारण करना, यानी कि जो भी फसल के दाने हमारे हैं उनको भंडारित करना, स्टोर करना, ताकि वो खराब ना हो। फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहे, सूक्ष्म जीव, इन सब से बचा कर रखना होगा। अगर इसमें से कुछ भी उस फसल में रह गया, नमी रह गई, कीड़े लग गए, चूहे आ गए या उसमें कीटाणु आ गए, सूक्ष्म जीव आ गए, तो आपकी फसल जो अच्छी वाली हुई थी सब खराब हो जाएगी। जो भी हमारे दाने उसमें से निकले थे सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें भंडारण से पहले दानों को क्या करना चाहिए, धूप में सुखाना चाहिए, क्योंकि अगर आप दानों को धूप में सुखाओगे तो उसमें अंदर जितनी भी नमी होगी वो चली जाएगी, और नमी नहीं होगी तो उसका ख़राब होने का खतरा कम हो जाएगा। आपने देखा भी होगा आपके घरों में अगर गेहूँ वगैरह कोई लाते हैं तो सबसे पहले उसको धो के क्या करते हैं, ऊपर सुखा देते हैं ताकि उसमें से सारी नमी चली जाए। सेकेंड, हम क्या कर सकते हैं, नीम की सूखी पत्तियों को भंडारण घरों में उपयोग की जा सकती हैं। अगर हम इन्हीं फसलों के साथ नीम के पत्तियां वगैरह रख दें तो कीड़े भी नहीं लगते हैं, क्योंकि आपको पता ही है नीम जो है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। फिर है सूक्ष्म जीवों आदि से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। अगर और इसके साथ साथ दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रे का भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि फसल खराब ना हो और उसमें सूक्ष्म जीव ना लगे। तो ये हो गए आपके सारे के सारे 7 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, जिसमें आपका पूरी फसल जो है वो उगाने से लेकर भंडारण करने तक आपने सब कुछ पढ़ लिया है। लास्ट टॉपिक जो इसका पढ़ना है आपका वो है पशुपालन, यानी कि जो किसान होते हैं वो खेती के साथ साथ कुछ पशुओं को भी पाल लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं पशुपालन। इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मान लो उन्होंने गाय बैल ये सब पाली हुई है तो उसको क्या फ़ायदा होता है कि ये जो भी खाद्य पदार्थ इनसे प्राप्त करते हैं, पहले तो गाय को जो है वो दूध के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, भैंस का भी दूध के लिए इस्तेमाल, बकरी, मुर्गा दूध, अंडा आदि इन सब से मिल सकता है। और इसका फ़ायदा यह है कि इसमें ज़्यादा लागत भी नहीं होगी। जो आपकी फसलों से भूसा और फसल में से जो भी वेस्ट बचा होगा वो गाय, भैंस, बकरी को दे देंगे और मुर्गियों को दाने दे देंगे, ताकि उनसे क्या होगा, उनकी लागत भी बहुत कम हो गई, बदले में उनको दूध भी मिल गए, अंडे भी मिल गए। ये सब बेच के वो आगे भी पैसे कमा सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था इसमें कि किसान जो है वो फसलें उगाने के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं।